दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। श्रीलंका के हालात पर आज तफसील से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा श्रीलंका के हालात को हम समझ रहे थे, इसलिए थोड़ा देर हो गया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरअसल श्रीलंका में हालात ये क्यों पैदा हुए, इस वक्त की ताज़ा स्थिति क्या है, श्रीलंका में फॉरेन रिजर्व्स की क्या सूरत हाल है, कैसे आय का स्रोत होता है, क्या इंपोर्ट और क्या एक्सपोर्ट होता है, वो तमाम बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि 2 करोड़ 35 लाख से अधिक आबादी वाला देश श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश, लगातार सुर्खियों में है और इस वक्त बुरी तरीके से आर्थिक बदहाली का वो शिकार है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए जूझ रहे हैं। खाने पीने के सामान, दूध, गैस, केरोसिन ऑयल और दवाओं जैसी ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। 12-12, 13-13 घंटे की बिजली की कटौती की जा रही है और उसकी वजह से एक अलग तरह की दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जो कारोबार हैं वो बिजली पर ही निर्भर करते हैं। पेट्रोल डीजल के लिए ऐसी मारामारी है कि पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़ गई है। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बजाय इसके कि अपनी गलती को समझे और उसको सुधारने की कोशिश करे, प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश कर रही है। हद तो ये हो गई है कि वहाँ के तमाम सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, सिवाय राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के। इन दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया है, बाकी सब ने इस्तीफा दे दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी रविवार तक इस्तीफे से पहले श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य मंत्री थे। इनमें से 4 भाई हैं और 5वां इनमें से एक के भाई का बेटा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक परिवार पूरे देश को चला रहा था और जो संकट की स्थिति पैदा हुई है वो एक परिवार के कारण हुई है। यही कारण है कि आज लोग श्रीलंका में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके सिर्फ यही डिमांड है कि पक्षे परिवार अपना पद छोड़ो और सरकार से बेदखल हो जाओ। आपको बता दें कि श्रीलंका पर इतना ज़्यादा कर्ज चढ़ चुका है कि अगले 1 साल में श्रीलंका को 54,000 करोड़ भारतीय रुपए उसका घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। और आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि इस पूरे कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन को देना है, क्योंकि श्रीलंका ने चीन से बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है। आपको हम्बनटोटा बंदरगाह की बात तो पता ही होगी कि जिस तरह से 99 ईयर्स की लीज पर चीन ने श्रीलंका से वो टेक ओवर कर लिया है। अब आप सोचिए कि चीन किस तरीके से श्रीलंका के मामले में पूरी तरह से पंजा गाड़ चुका है। यही नहीं, पिछले साल श्रीलंका ने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने के लिए चीन से अतिरिक्त $1 अरब का कर्ज भी लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका की नौबत आई कैसे, इस हालत में श्रीलंका पहुंचा कैसे। वैसे तो श्रीलंका की 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी के शुरू में ही श्रीलंका की हालत ठीक नहीं थी। यानी श्रीलंका कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा था। वो चुनौती दूसरे तरीके थी, यानी गृह युद्ध के हालात थे। और गृह युद्ध क्यों थे? आपको पता होगा कि श्रीलंका में जो आबादी है, बहुसंख्यक है, वो सिन्हाली है और जो अल्पसंख्यक है वो तमिलियन है। तो तमिलियन और सिन्हाली दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही थी। और आपको ये भी पता होगा कि LTTE यानी तमिल टाइगर लिबरेशन ऑफ एलम, यानी लिबरेशन ऑफ एलम और सरकार के दरमियान लगातार 26 सालों से संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। और इसका खात्मा कब हुआ? 2009 में हुआ और 2010 में महिंदा राजपक्षे देश के राष्ट्रपति बने। तो इस तरीके से 26 सालों के बाद देश की अर्थव्यवस्था में ये उम्मीद जताई जाने लगी कि इस गृह युद्ध के बाद कुछ बूम आएगा, उछाल आएगा, और आया भी। साल 2009 से 2012 के बीच में श्रीलंका की GDP की जो गति थी वो 8 से 9% के हिसाब से बढ़ी। और आपको ये भी बताते चलें कि श्रीलंका मुख्य तौर पर चाय, रबड़ और कपड़ों जैसे उत्पाद को निर्यात करता है। इसके अलावा श्रीलंका की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया जो है उसका पर्यटन भी है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि श्रीलंका की GDP का 10% हिस्सा उसका पर्यटन विभाग ही कंट्रीब्यूट करता है और इसमें 5 लाख लोग श्रीलंका के पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 लाख उससे जुड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि श्रीलंका की जो पर्यटन व्यवस्था है वो बहुत ही शानदार तरीके से कमाई कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की महामारी आई और ईस्टर्न संडे में जो धमाके हुए, उसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन इसलिए ख़राब हो गई कि वहाँ पर पर्यटन विभाग कमज़ोर पड़ गया। और पर्यटन विभाग कमज़ोर पड़ने की वजह से श्रीलंका को जो विदेशी मुद्रा था वो धीरे धीरे घटने लगा। यानी कह सकते हैं फॉरेन रिजर्व में कमी आ गई। और फॉरेन रिजर्व में अगर कमी आ जाती है तो आप ये मान के चलिए कि देश लगातार बदहाली का शिकार हो जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि श्रीलंका में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। परेशानी की बात यह है कि श्रीलंका का खजाना लगातार खाली हो रहा है। ऐसे में लोन चुकाना श्रीलंका के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये बात भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि श्रीलंका एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। तो अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा ज़्यादा हो। और अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा की भी कमी है और हम इंपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इस देश को दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है और हम खरीद ज़्यादा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक छोटे से इस मिसाल को भी समझ लीजिए कि आपकी आमदनी कम है आपके पास और आप खरीद ज़्यादा रहे हैं। और ख़रीद किस तरह पर रहे हैं? लोन के रूप में ख़रीद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिससे आप लोन लेंगे एक ना एक दिन उसको तो चुकाना ही पड़ेगा। और चुकाएंगे कैसे जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा? तो जब पैसा नहीं होगा तो वो जिससे आपने लोन लिया है
वो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा, आपके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगा देगा, यानी एक तरीके से आपको गुलाम बना लेगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी देश के पास फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा कम हो गया है, और जाहिर सी बात है उसके खर्चे तो वैसे ही बरकरार हैं, चीज़ें तो इंपोर्ट करनी ही करनी है, तो अब ऐसी सूरत में उसके देश में महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यही सूरत हाल श्रीलंका के साथ हुई है, और इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, 40% बढ़ गया है। और चूंकि कोरोना के कारण श्रीलंका का पर्यटन विभाग ठप पड़ गया है, साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी मुतासिर हो गई हैं, प्रभावित हो गई हैं। अब ऐसी सूरत में ज़्यादा सरकारी खर्च और टैक्स कटौती ने भी रेवेन्यू को कम कर दिया है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि महामारी की शुरुआत से 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, और रोजगार न होने के कारण मजबूरी में लोगों को देश भी छोड़ना पड़ रहा है। ये है वास्तविक स्थिति श्रीलंका की। वहीं श्रीलंका की सरकार ने सोमवार को $1.2 अरब यानी 8,000 करोड़ भारतीय रुपए के इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे का दावा है कि देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोन डिफॉल्ट नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि राहत पैकेज से कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी और कोई भी नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया जाएगा। ये उन्होंने आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि श्रीलंका में पैदा हुए इस भारी वित्तीय संकट के पीछे एक कारण और भी है। कारण दरअसल यह है कि 29 अप्रैल सन 2021 को सरकार ने किसानों को जैविक खेती करने के लिए मजबूर कर दिया था। उर्वरक और कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। यानी सरकार का यह मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए इस देश में, और ये बहुत अच्छा कदम था। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी के साथ घट जाएगा, यानी 50% लगभग घट जाएगा। यानी अगर खेती में 1 कुंटल की किसी चीज़ की पैदावार होती थी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण वो घट करके लगभग 50-60 किलो बच जाएगी। तो अब अगर 1 कुंटल से सीधे 50-60 किलो पर आ गया तो खर्चा तो उतना ही है, या कम से कम खर्चा एक्सपोर्ट करना है, तो एक तरीके से क्राइसिस तो आ ही जाएंगे। और वही सब कारण बना है एक तरीके से महंगाई का, इन्फ्लेशन का। हालांकि सरकार की नीयत भी ठीक थी इस मामले में और नीति भी ठीक थी, लेकिन एक्सपर्ट ये बताते हैं कि सरकार की टाइमिंग ठीक नहीं थी, यानी सरकार की एक तरीके से पॉलिसी की विफलता थी। तो सरकार चलाने के लिए ज़रूरी है कि सही समय पर सही कदम उठाया जाए। अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया जा सकता है तो फिर आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिस तरीके से श्रीलंका में इस वक्त हैं। तो ये तमाम देशों के लिए भी सबक है, केवल ये श्रीलंका ही नहीं, श्रीलंका तो एक केस स्टडी है। हमारे भारत को, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के तमाम देशों को इसे सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से देश में क्राइसिस पैदा हो जाते हैं, सही समय पर सही कदम उठाया जाना। इसलिए एक बात कही जाती है कि कब किस चीज़ की कितनी, कहाँ, कैसे, किस तरह और कितनी मिकदार में ज़रूरत है, वैसे ही अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, और अगर वैसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी नाकामी मानी जाएगी और एक तरीके से आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जब सरकार ने पेस्टिसाइड के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई तो ऐसे में कई लोगों ने नुकसान के डर से फसल ही नहीं उगाई। इससे एक्सपोर्ट कम हो गया और फॉरेन रिजर्व घट गया। हालांकि अक्टूबर में सरकार ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया था। यहाँ आपको बताते चलें कि जो बातें अभी मैंने आपको महंगाई के हवाले से बताई, केवल वही सब जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक और अहम बात महंगाई के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि श्रीलंका सरकार ने डोमेस्टिक लोन और फॉरेन बॉन्ड को चुकता करने के लिए पैसे की छपाई में तेजी कर दी थी। तो आप जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि अगर पैसा ज़्यादा छाप करके आप सोचिए कि महंगाई दूर कर लेंगे, तो आपके सामने वेनेजुएला का मिसाल है, आपके सामने बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं कि पैसा ज़्यादा छाप करके आप महंगाई दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में कुछ जब बचेगा ही नहीं तो वो तमाम चीज़ें फेक करेंसी लगने लगेंगी। और ऐसा नहीं कि सरकारें ये सारी बातें समझती नहीं हैं, सरकारें सब समझती हैं, लेकिन सरकारों की कुछ मजबूरियां होती हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि महंगाई को 1 महीने पहले 9.9% से दिसंबर में 12.1% पर पहुँचा दिया था, यानी तेज़ करेंसी की छपाई ने। वहीं आपको बताते चलें कि कोलंबो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों से पता चलता है कि फूड और नॉन फूड आइटम्स दोनों की वजह से महंगाई बढ़ी है। दिसंबर फूड प्राइस इन्फ्लेशन 22.1% पर पहुंच गया है, जो कि 1 महीने पहले 17.5% पर था। जब इस तरह के हालात पैदा हो गए थे और नवंबर 2021 में रिकॉर्ड लेवल पर महंगाई बढ़ गई थी, तो राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षे ने देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित की थी। इसके बाद चावल और चीनी सहित कई तरह की ज़रूरी चीज़ें सरकारी कीमतों पर ही बिकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों की परेशानी दूर नहीं हो पाई और महंगाई जस की तस रह गई। श्रीलंका को $500 मिलियन यानी करीब 3,000 करोड़ भारतीय रुपए का इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड रीपेमेंट जनवरी में करना है, लेकिन इस पेमेंट से पहले ही इंटरनेशनल एजेंसी श्रीलंका को डाउनग्रेड कर चुकी है। अब सवाल यह है कि श्रीलंका के लिए आगे का रास्ता क्या है, तो इसके जवाब में जानकारी ये बताते हैं कि श्रीलंका को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ जाना पड़ेगा और वहां से आपको आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन अब देर हो चुकी है। और अगर आर्थिक मदद मिलती भी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से, तो उसकी शर्तों पर मिलेगी, और जब उसकी शर्तों पर मिलेगी तो श्रीलंका के लिए और भी मुश्किल घड़ी आने वाली है।
वित्त मामलों के जानकार प्रोफेसर सहदेवन कहते हैं कि ऐसे संकट के लिए अलग अलग देशों से कर्ज मांगने से बात नहीं बन सकती है, जो बहुत विशाल है। उन्हें IMF के पास बहुत पहले जाना चाहिए था, ये संकट टाला जा सकता था। आपको बताते हैं वैसे इंटरनेशनल जो कर्ज लिया जाता है वो 2 बैंकों के जरिए से लिया जा सकता है। एक तो ये है कि वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF। वर्ल्ड बैंक की जो कुछ शर्तें हैं वो अभी हम इस वीडियो में आपको नहीं बता सकेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक को जो फिलहाल छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के पास जो ऑप्शन है वो IMF का ऑप्शन है। IMF के पास वो जाएगा और 17वीं बार जाएगा और उसके बाद में उसकी शर्तों पर वो कर्ज लेगा और फिर देखने वाली बात ये होगी कि क्या श्रीलंका दिवालिया हो जाएगा या दिवालिया होने से बच जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा और उसके ऊपर ऑल का ऑप्शन होगा, ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।